नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। 600 से 1000 ईस्वी में भारत का इतिहास एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत आज हम करने वाले हैं हर्षवर्धन। इनका टाइम पीरियड जो है वो 606 से 647 ईस्वी तक था। अति महत्वपूर्ण 63 प्रश्न जो हैं जो हम देखने वाले हैं मित्रों। इसके अंतर्गत हम हर्षवर्धन के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। हर्ष प्रशासन की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो थी हर्ष के टाइम की, और हर्षकालीन जो धार्मिक स्थिति थी, और हर्षकालीन साहित्य और जो साहित्यकार थे उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसको हम क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। सभी प्रश्न व्याख्या सहित इनको हम करने वाले हैं। मित्रों, अगर आप उज्जवल जी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हर्षवर्धन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी के लगभग जो है पतन की ओर अग्रसर हुआ, उस टाइम क्या है, हुनों के जो आक्रमण थे वो जारी थे और भारतीय जो राजनीति थी उसमें विकेंद्रीयकरण और विभाजन की जो प्रवृत्ति है उसे बल मिल रहा था। तो क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में पंजाब में हुण आए, वल्लभी में मैत्रक थे, मालवा में यशोधर्मन का राज्य था, ठीक है, और जो आपके मगध है वहाँ पर उत्तर गुप्त थे, कन्नौज में मोखरी थे, थानेश्वर में आपके जो वर्तमान हरियाणा का करनाल जिला है वहाँ पर हर्षवर्धन का जो है क्षेत्र था जहाँ पर वर्धन वंश का शासन था। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वर्धन वंश की स्थापना कब हुई? देखिए, वर्धन वंश की स्थापना जो हुई है वो 6ठी शती ईस्वी में हुई है। देखिए, पुष्यभूति जो थे इन्होंने स्थापना की थी इस वंश की, लेकिन उन्होंने नाम रखा था पुष्यभूति वंश। बाद में क्या हुआ, वर्धन वंश जो है इसका नाम जो है वो पड़ गया था, क्योंकि वर्धन वंश के जो राजा लोग थे वो थोड़े से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो उनकी वजह से इसका नाम पुष्यभूति वंश से चेंज होकर वर्धन वंश पड़ गया। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधियां धारण की? देखिए, प्रभाकर वर्धन जो थे ये इस वंश के, वर्धन वंश के पहले प्रसिद्ध राजा थे और इन्होंने जो उपाधियां धारण की थी वो थी परम भट्टारकर और महाराजाधिराज और परम भट्टारकर, प्रभाकर वर्धन की उपाधियां थी। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखिए, वर्धन वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी और बाद में जो है ये चेंज होके कन्नौज हुई। तो छोटी सी ना एक स्टोरी है इसके पीछे। वर्धन वंश की राजधानी पहले थानेश्वर थी तो बाद में चेंज होके कन्नौज कैसे हुई, इसके पीछे छोटी सी स्टोरी सुनिए, ये जरूरी है आपके लिए। देखिए, प्रभाकर वर्धन जो थे उनके 3 बच्चे थे। एक राज्यवर्धन सबसे बड़ा बेटा, फिर हर्षवर्धन और फिर एक बेटी राजश्री। राजश्री का विवाह जो है वो कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन से हो जाता है। तो प्रभाकर वर्धन की जस्ट मृत्यु हो जाती है और राज्यवर्धन जो है उसको राजा बना दिया जाता है क्योंकि वो बड़ा बेटा होता है। लेकिन मालवा का शासक होता है, मालवा यानी कि आज का मध्य प्रदेश, तो वहाँ का शासक होता है देवगुप्त। वो क्या करता है, कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और जो ग्रहवर्मन होता है यानी कि हर्षवर्धन है उसकी बहन राजश्री का पति उसे मार डालता है। राज्यवर्धन जो होता है वो अपनी बहन के जो पति का बदला लेने के लिए जाता है मालवा के देवगुप्त से। तो जब वो वहां जाता है, देवगुप्त है उसे पराजित कर देता है, उसको मार देता है। इतने में देवगुप्त का एक मित्र होता है शशांक, जो कि बंगाल का गौड़ नरेश है। आप जानते हैं शशांक को क्योंकि इन्होंने बोधि वृक्ष को भी काटा था। तो ये जो शशांक होते हैं ये धोखे से क्या करते हैं, राज्यवर्धन को मार देते हैं, मतलब कि हर्षवर्धन के बड़े भाई को मार देते हैं। तो स्थिति क्या होती है उस टाइम में, हर्षवर्धन के लिए काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। उधर से जो है उसकी बहन का पति जो है तभी उसकी मृत्यु होती है, उसके पिता की भी उसी दौरान ही मृत्यु होती है और
अब उसके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई है, तो अब ये बदला लेने के लिए जाता है। हर्षवर्धन जो है इसे थानेश्वर का राजा बनाया जाता है, बनना नहीं चाहता ये, लेकिन फिर भी इसको बनाया जाता है। और कन्नौज जो उसकी बहन का ससुराल होता है, वहां पर भी कोई प्रतिनिधि नहीं होता, इसीलिए हर्षवर्धन जो है उसे कन्नौज का भी शासन जो है अपने हाथ में लेना पड़ता है। और उसे अब वो क्या करता है, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है ताकि दोनों तरफ वो शासन चला सके। और जो उसकी बहन जो होती है राज्य श्री, जो कि क्या करती है, विंध्याचल पर्वत पर जो है चली जाती है, तो उसको भी क्या करता है, सती होने से बचाता है, वापस घर पर लेकर आता है। तो इस प्रकार से ये सारी स्थितियां होती हैं और वर्धन वंश की जो राजधानी है वो थानेश्वर से चेंज होकर कन्नौज बन जाती है। आगे है, राज्यारोहण के पश्चात हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री को किसकी सहायता से सती होने से बचाया? तो देखिए, बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर मित्र, इनकी सहायता से ये विंध्याचल पर्वत पर जो है सती होने चली गई थी जो इनकी बहन, क्योंकि उन्हें शशांक ने कहा था कि उसका जो पति है ग्रहवर्मन विंध्याचल पर्वत पर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वो विंध्याचल पर्वत पर चली जाती है सती होने के लिए, उसको वापस ढूंढ कर लाता है बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट जो हैं इनके दरबारी कवि थे। हर्ष चरित्र की जो रचना हुई है वो 620 ईस्वी के लगभग हुई है। और ये जो आपके हर्ष चरित्र है ये गद्य काव्य है, और ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का पहला प्रयास जो है वो किया है बाणभट्ट ने। कादंबरी के लेखक भी कौन है? बाणभट्ट हैं। देखिए, हर्षकालीन जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति का हमें पता लगता है वो कादंबरी से पता चलता है। हर्ष द्वारा रचित नाटक कौन कौन से? देखिए, हर्ष जो है ये भी महान जो है लेखक थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नागानंद की। देखिए, नागानंद जो है इसमें नागानंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें नाग की रक्षा यानी कि सर्प की रक्षा के लिए प्राण का उत्सर्ग किया था जिमूत वाहन नाम के एक राजकुमार ने। ठीक है, जिमूत वाहन नामक एक विद्याधर राजकुमार था, उसके द्वारा सर्प की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की कहानी जो है वो नागानंद में है। उसके बाद आती है रत्नावली। देखिए, वत्स के राजा है उदयन, वत्स के राजा थे उदयन, और अंग देश की राजकुमारी थी प्रियदर्शिका। तो उन दोनों की प्रेम कथा जो है वो रत्नावली में है। प्रियदर्शिका जो है प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका और जो वत्स के राजा यानी कि वत्स के राजा उदयन और अंग की राजकुमारी जो प्रियदर्शिका है उनकी कहानी किसमें है? प्रियदर्शिका में है। अच्छा, रत्नावली में क्या है? देखिए, रत्नावली जो है ये भी उदयन से संबंधित है। वत्स के राजा जो उदयन थे और श्रीलंका के राजा की पुत्री थी रत्नावली, इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किसमें है? रत्नावली में है। तो देखिए, ये तीनों जो नाटक है ये हर्ष के द्वारा रचित है, और तीनों नाटक ही किस भाषा में है? संस्कृत में है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम जो है वो सी यू की है। क्या है? सी यू की। देखिए, ह्वेनसांग जो है इसकी जो ये किताब है सी यू की, इससे भारत की जो राजनीतिक है, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति है उसकी जानकारी जो है वो हमें सी यू की से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासन काल क्या था? तो शासन का काल जो था, टाइम पीरियड जो था वो 606 से 647 पीरियड था। तो 42 साल का इसका शासन रहा। एक महान शासक थे, एक महान विजेता रहे हैं। उत्तर भारत का जो प्रमुख नगर था कन्नौज, पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था गुप्त वंश तक, गुप्त और गुप्तों तक। लेकिन जब गुप्तोत्तर काल आया यानी कि हर्षवर्धन का जब काल आता है, उस टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज जो है ये प्रमुख नगर बन जाता है। और हर्ष के समय जो कन्नौज था वो राजनीति और संस्कृति का एक जो प्रधान केंद्र है वो भी बन गया था। चीनी यात्री इत्सिंग की भारत यात्रा का वृतांत है। चीनी यात्री इत्सिंग की भारत यात्रा का जो वृतांत है वो है काओ सेंग चुआन। ठीक है, ये जो इत्सिंग है इसने बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए 672 जो है उसमें ईस्वी में आया था। 688 ईस्वी तक ये रहा था और भारत का भ्रमण किया था इसने, और भारत को आर्यों का देश कहा था इत्सिंग ने। 672 से 688 तक रहा था। हर्षवर्धन की जानकारी
हमें कौन से लेखों और अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो देखिए लेख अभिलेख जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो मुख्य रूप से 2 लेख तो हैं इसके, बांसखेड़ा ताम्रलेख और एक है मधुबन ताम्रलेख। और पुलकेशिन द्वितीय जो कि दक्षिण का आपके चालुक्य शासक था, उसका है ऐहोल अभिलेख। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों हर्षवर्धन की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। बांसखेड़ा ताम्रलेख 628 ईस्वी का है, मधुबन ताम्र पत्र लेख जो है 631 ईस्वी का है, और पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य नरेश थे दक्षिण भारत के, ऐहोल अभिलेख है इनका, रवि कीर्ति द्वारा रचित है, 634 ईस्वी में लिखा गया है। हर्ष का पूरा नाम किन मुहरों से प्राप्त होता है? तो हर्ष का पूरा नाम जो है वो 2 मुहरें हैं, उनसे पता लगता है। एक तो नालंदा से मिली है, ये मिट्टी की मुहर है, और सोनीपत से जो है तांबे की मुहर मिली है। तो इन दोनों में जो नाम है हर्ष का नाम प्राप्त होता है। हर्ष एवं चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध कब हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के मध्य में। देखिए ये दक्षिण का शक्तिशाली राज्य था पुलकेशिन द्वितीय। अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ये नहीं पता लगता कि इस युद्ध में जीता कौन था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय अपनी विजय का उल्लेख करता है ऐहोल अभिलेख में, और हर्ष जो है अपनी विजय का उल्लेख करता है। लेकिन देखिए ये जो हर्ष थे, इन्होंने जब पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है तो उसके पश्चात जो है अपने दक्षिण भारत की युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हर्ष की पराजय हुई होगी और दक्षिण का अभियान जो है इसे रोकना पड़ा था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय काफी महान शासक थे, ये भी कम नहीं थे, और ये दक्षिण के शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, तो और उसके बाद ऐहोल अभिलेख में भी ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हराया था। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो ऐहोल अभिलेख के लेखक है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो थे ये दरबारी कवि थे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के। हर्ष प्रशासन में मंत्री को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के प्रशासन में मंत्री को कहा जाता था अमात्य या सचिव। हर्ष के समय प्रमुख प्रांत कौन से थे? तो अहिछत्र, श्रावस्ती, कौशांबी और पुंडोवर्धन ये प्रमुख प्रांत थे। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान अमात्य या सचिव जो था वो भांडी था। हर्ष के प्रशासन में प्रांत या भुक्ति, भुक्ति या प्रांत किसे कहते थे? प्रदेश को कहते थे। इसका शासक कौन कहलाता था? तो हर्ष के प्रशासन में प्रांत का जो होता था शासक, वो कहलाता था उपरिक महाराज या गोप्ता या राष्ट्रप्रिय। तीनों ही जो थे इसी के नाम थे। हर्ष के समय जिलों को क्या कहा जाता था? तो देखिए प्रांत जो था वो कई जिलों में बटा हुआ था, तो जिले जो थे वो विषय कहलाते थे। विषय का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो विषयपति कहलाता था। देखिए जो विषयपति होता था इसकी नियुक्ति उपरिक महाराज यानी कि प्रांत का शासक करता था। दंडिक हो गया, चोराधर्णिक हो गया, दंडपाशिक हो गया, ये सहायक कर्मचारी थे इसके विषयपति की सहायता के लिए। दंडिक, चोराधर्णिक, दंडपाशिक। मिलान करना है। अक्ष पटलाधिकृत ये होता था सरकारी अभिलेख का प्रभारी। महाबलाधिकृत ये होता था सेनापति हर्ष के समय में। महासंधि विग्रहिक ये होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। संधि विग्रहिक युद्ध व शांति का सचिव। हर्ष के प्रशासन में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, और ग्रामिक की सहायता के लिए कार्निक होता था। कार्निक यानी कि क्लर्क। मिलान करना है। पुस्तपाल ये होता था जमीन का हिसाब रखने वाला। भोगिक उपज का राज्य के भाग वसूल करने वाला। कार्निक यानी कि क्लर्क। महाप्रतिहार यानी कि महल का रक्षक। मीमांसक यानी कि न्यायाधीश। हर्ष के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था?
महासंधि विग्रहिक कहलाता था। महासंधि विग्रहिक यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी। हर्ष के प्रशासन में सेना विभाग था उसे क्या कहते थे? सेना विभाग को कहा जाता था रण भांडागाराधिकरण। मिलान करना है। वृहदाश्वर होता था अश्व सेना का अधिकारी। भट्टाश्वपति या कटुक ये होता था गज सेना का अधिकारी। दांडिक यानी कि डंडा रखने वाला अधिकारी, पुलिस कर्मचारी होता था ये। दंड पाश्विक ये होता था डंडा व रस्सी रखने वाला अधिकारी। चोरोधर्णिक यानी कि चोरों का पता लगाने वाला अधिकारी। पुलिसकर्मी चाट या भाट कहलाते थे। हर्ष काल में कितने करों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो हर्ष के टाइम पीरियड में 3 प्रकार के जो कर हैं, भाग, बलि और हिरण्य का पता लगता है। भाग देखें तो भूमि कर होता था, उपज का छठा हिस्सा होता था, छठा भाग होता था। और अगर बलि की बात करें तो ये धार्मिक कर होता था। हिरण्य की बात करें तो ये नकद होता था, ये व्यापारियों से लिया जाता था। इसके अलावा जो है कर लिए जाते थे वो थे तुल्यमेत, भूतवात और इसके अलावा धान्य कर। तो ये 3 कर और भी लिए जाते थे। हर्ष के समय खेती की सिंचाई किससे की जाती थी? तो एक यंत्र होता था सिंचाई घंटी यंत्र, जिसमें घड़ों से पानी जो है सिंचाई के लिए जाता था। ये बाणभट्ट की रचना से पता लगता है कि खेती जो है वो सिंचाई घंटी यंत्र से की जाती थी, खेती की सिंचाई। हर्ष के समय भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र देखिए नालंदा विश्वविद्यालय था। नियमित दान जो है हर्ष दिया करता था यहाँ पर। हर्ष के किस चीनी नरेश से संबंध थे? तो ताइजुंग था, इससे संबंध थे 641 ईस्वी में। इसने क्या किया था, एक ब्राह्मण दूत मंडल था, ब्राह्मण दूत मंडल, ये ताइजुंग के पास भेजा था। और बदले में ताइजुंग ने क्या किया, लियांग होई किंग को भेजा था पहले दूत मंडल के रूप में। और बाद में इसने भेजा था ली यी बियो व वेंग हुए संग को। नाम लिख देते हैं हम आपको बता देते हैं। पहला जो था वो था लियांग होई किंग, लियांग होई किंग, ये पहला दूत मंडल था। दूसरा जो दूत मंडल था वो इसने भेजा था ली यी बियो और इसके साथ थे वेंग हुएंसको। तो ये 2 दूत मंडल भेजे गए थे ताइजुंग के द्वारा। 641 में पहला दूत मंडल भेजा था। हर्ष पहले शैव धर्म के उपासक थे। किसके संपर्क में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो देखिए इसके जो परिवार वाले थे शुरू से ये शैव मत को धारण करने वाले थे। और ये जो है परम भट्टारक जैसी जो उपाधियां थी या सूर्य को समर्पित उपाधियां जो है वो धारण करते थे इसके पूर्वज। लेकिन बाद में जो है दिवाकर मित्र और जो ह्वेनसांग है, इसके संपर्क में आने के बाद जो है इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। लेकिन दूसरे जो धर्म थे उसको भी वह महत्व देता था। हर्ष ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया था? तो महायान शाखा को इसने राज्य आश्रय जो प्रदान किया था। कनौज की धर्म सभा का उद्देश्य क्या था? अच्छा, एक ये प्रश्न है, कनौज की धर्म सभा को किस इतिहासकार ने धर्मों का महासम्मेलन की संज्ञा दी है? तो धर्मों का महासम्मेलन की जो संज्ञा दी है तो वो दी है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने।
कनौज के धर्म सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? महायानी जो बौद्ध धर्म है उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। कनौज के धर्म सम्मेलन 643 ईस्वी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो था वो ह्वेन सांग था। देखिए इसे महायान देव और मोक्ष देव जो है उसकी उपाधियां प्रदान की गई थी ह्वेन सांग को। महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियां ह्वेन सांग को दी गई कनौज के धर्म सम्मेलन में। और इस कनौज के ये जो धर्म सम्मेलन हो रहा था इसमें हर्ष के कद के बराबर की सोने की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई थी और ब्राह्मणों को बोलने का जो है इसमें मौका नहीं दिया था या कम दिया गया था। हर्ष के समय प्रयाग के संगम पर प्रयाग सभा का आयोजन क्या कहलाता था? महामोक्ष परिषद कहलाता था। देखिए ये प्रत्येक 5वें वर्ष जो है आयोजित की जाती थी और ये यहाँ पर जो है सभी धर्मों की ये सभा होती थी। और यहाँ पर क्या है, हर्ष जो था वो धन संपत्ति का दान पुण्य जो है वो किया करता था। प्रयाग सभा को हर्ष ने छठी बार कब आयोजित किया था? ये 5-5 साल के गैप में होती थी। 643 ईस्वी में इसने छठी बार इसको आयोजित किया था। इस बार ये 75 दिन 75 डेज तक चली थी और प्रयाग सभा जो थी वो सभी धर्मों की सभा थी। ह्वेन सांग जो है उसे भी इस सभा में जो है आमंत्रित किया गया था। हर्ष के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? तो देखिए बाण भट्ट, मातंग दिवाकर, मयूर, ये तीनों तो कवि थे। और बौद्ध विद्वान जयसेन ये भी जो है हर्ष के दरबार में था। और ये जो बौद्ध विद्वान जयसेन था इसे 80 गांवों का दान दिया गया था हर्ष के द्वारा। ये तो थे इसके दरबार में। और इसके अलावा शील, भद्र और ईशान जो थे वो भी इसी के समय के जो थे विद्वान थे। शीलदित्य पंच भारत का स्वामी किसे कहा जाता है? तो पंच भारत का स्वामी शीलदित्य हर्षवर्धन को कहा जाता है। पंच भारत का स्वामी जो कहा है वो बाण भट्ट ने कहा है। देखिए बाण भट्ट ने किस लिए कहा है? क्योंकि इसने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन 5 को जीता था, इसीलिए पंच भारत का स्वामी भी इसे कहा जाता है। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र जो था वो इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। हर्ष के समय व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो व्यापारिक मार्ग की बात करें तो ये था पाटलिपुत्र से भड़ोच तक। ये ह्वेन सांग बताता है, ह्वेन सांग की किताब से पता चलता है कि व्यापारिक मार्ग जो था वो पाटलिपुत्र से भड़ोच तक था। हर्ष काल में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाह जो था वो था ताम्रलिप्ति। देखिए यहाँ पर विदेशी व्यापार जो है वो ताम्रलिप्ति से होकर जाता था, प्रमुख माध्यम था। हर्ष काल में प्रमुख नगर कौन सा था? तो कन्नौज जो है वो प्रमुख नगर था, पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। हर्ष के समय किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? तो देखिए जड़ी बूटियां हैं, गरम मसाले हैं, चंदन की लकड़ी है, कपड़े हैं, ये तो क्या किए जाते थे? निर्यात। और घोड़े हैं, हाथीदांत है, धूप है, हींग है, इनका आयात किया जाता था। घोड़े तो अरब और फारस से मंगाए जाते थे। हाथीदांत जो है वो इथोपिया से मंगाया जाता था। धूप और जो हींग है वो बल्ख और तुर्किस्तान से मंगाए जाते थे। हर्षकालीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मंडी कौन सी थी? कपीशा जो है वहां की मंडी थी। हर्ष के काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो हर्ष के काल में जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वो थे नालंदा, काशी, वल्लभी व उज्जैनी। हर्ष के समय कौन सा धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था? तो शैव मत देखिए अपनी पराकाष्ठा पर था। देखिए इस समय में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म ये सभी प्रचलित थे। सूर्य, विष्णु और दुर्गा की पूजा का भी प्रचलन था। हर्ष काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी? ये देखिए अपने पतन की ओर अग्रसर थी। देखिए बौद्ध जो संगाराम थे वहां पर विलासिता, व्यभिचार बढ़ गया था, शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश का भी यही हाल था, वहां के स्तूपों का भी यही था। और जैन धर्म जो है वो भी दक्षिण की ओर चल दिया था। तो शैव मत जो है वो अपनी ऊंचाइयों पर था।
सूर्य शतक, मयूर शतक, खंड प्रशस्ति ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? तो सूर्य शतक, मयूर शतक, खंड प्रशस्ति ग्रंथों के जो रचयिता हैं वो मयूर हैं। ये हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक व नीति शतक के रचयिता कौन हैं? तो भर्तृहरि जो हैं ये नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के रचयिता थे और इनका टाइम पीरियड जो है ये भी हर्ष काल का था ही रहा था। ब्रह्मगुप्त नामक गणितज्ञ की रचना कौन सी है? ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो है ब्रह्म सिद्धांत। वेन-सांग की भारत यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, इसकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना, बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना। ये 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि किसे दी गई है? तो वेन-सांग को दी गई है। वेन-सांग की जीवनी कौन सी है? तो वेन-सांग की जीवनी जो है वही ली है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शासक कौन थे या प्रशासक? ठीक है, इसको संभालने वाले प्रशासक कौन थे? तो शीलभद्र, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु और दिंगनाग, ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रशासक हुए हैं। ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन पर विजय की खुशी में पुलकेशिन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की जो उपाधि है वो धारण की थी। देखिए, ऐहोल अभिलेख जो है इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। रवि कीर्ति इसके रचयिता हैं और जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। हर्ष चरित्र में प्रभाकर वर्धन को किससे विभूषित किया गया है? देखिए, प्रभाकर वर्धन हर्ष के पिता थे और हर्ष ने अपने इस हर्ष चरित्र में बाण ने हर्ष चरित्र में क्या लिखा है? इन्हें हुण हरिण केसरी की उपाधि से विभूषित किया है। शायद इन्होंने हुणों का जो है खात्मा किया हो। चीनी लेखक मात वान लिन के अनुसार हर्ष ने 641 ईस्वी में किसकी उपाधि धारण की थी? तो मगधाधिराज की उपाधि धारण की थी। मगध पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने इसकी जो उपाधि है वो धारण की थी। हर्ष ने वल्लभी के किस शासक को हराया? वह उसकी अपनी पुत्री का विवाह उससे किया था। तो वल्लभी के शासक थे ध्रुवसेन। तो ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी जो पुत्री है उसका विवाह किया था। ग्रहवर्मन कहाँ और किस वंश का शासक था? तो ये कन्नौज जो है वहां का शासक था और मोखरी वंश से संबंधित था। ग्रहवर्मन हर्ष की बहन जो राज्यश्री थी उसका पति था, जिसकी हत्या मालवा के नरेश देवगुप्त ने कर दी थी। थानेश्वर किस जनपद के अंतर्गत एक प्रदेश था? तो श्रीकंठ जनपद जो था उसका एक प्रदेश था। थानेश्वर आज का जो ये हरियाणा का है क्षेत्र। हर्ष का प्रशासनिक विभाग था भुक्ति, विषय, पाठक, गांव। पहले भुक्ति आता था, फिर उससे छोटा विषय, फिर उससे छोटा पाठक और फिर उससे छोटा गांव। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर व मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर है गुप्तकालीन। देखिए, था तो ये गुप्तकालीन, लेकिन हर्ष के समय में इसकी मरम्मत करवाई गई थी। तो मित्रों, आज के लिए ये 63 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।